हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसवी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बेकिंग सोडा है ना, और उसके बाद जो हमारा था ब्लीचिंग पाउडर है ना, ब्लीचिंग पाउडर तक मैंने आपको पूरे डिटेल में स्टडी करवा दिया था। उसके बारे में जितनी भी जानकारी थी मैंने बता दिया था उस वीडियो में। तो वहां पर मैंने आपसे कास्टिक सोडा जो था उसका भी डिस्कशन मैंने कर लिया था, है कि नहीं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है हमारा फिटकरी यानी पोटास एलम। और इसके बाद जो हमारा सॉल्ट होगा यानी लवण होगा, वो हमारा जो है वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस, है कि नहीं। तो चलिए सबसे पहले हम फिटकरी को देख लेते हैं। देखिए फिटकरी क्या है कि फिटकरी का जो नाम होता है पोटास एलम, है ना, एक सामान्य नाम होता है पोटास एलम, इसको कहा जाता है फिटकरी को। यहां पर देखिए इसका सूत्र लिखा हुआ K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्रेस डॉट 24H2O, है ना। यानी यहां पर ये हो जाएगा कि पोटेशियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट, है ना, और हाइड्रेट जुड़ा हुआ है 24H2O। ठीक, तो इस प्रकार से पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट इसका नाम कह दिया जाता है कि नहीं। चलिए, तो ये तो हो गया इसका सामान्य नाम। फिटकरी इसका सामान्य नाम है, पोटासियम भी इसको कह देते हैं, पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट इसका रासायनिक नाम कह दिया जाता है। उसके बाद देखिए क्या है कि बनाने की विधि। अब ये बनाने की विधि आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो चलिए इसको देखते हैं। लिखा हुआ कि पोटेशियम सल्फेट के विलयन में एल्युमिनियम सल्फेट के समान अणुओं की मात्रा के विलयन का क्रिस्टलन करने पर फिटकरी प्राप्त होती है। यानी पोटेशियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट, है ना, इनके अणुओं का जो है विलयन बनाया जाता है और उस विलयन का क्रिस्टलीकरण करवाया जाता है ना। तो वहां पर क्या होता है कि हमें फिटकरी प्राप्त होती है। ठीक, चलिए अब यहां पर छोटी सी बात एक और ध्यान कर लीजिएगा कि इसमें देखिए आपका जो एक संयोजी धातु है, एक संयोजी धातु इसमें कौन सी है? पोटेशियम, है ना। पोटेशियम क्या है? एक क्षार धातु है। पोटेशियम, सोडियम, है कि नहीं, लिथियम। तो ये क्या है? पोटेशियम इसमें एक संयोजी धातु है। और इसमें देखिए जो एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम कैसी धातु है? त्रिसंयोजी धातु है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि फिटकरी में कौन सी एक संयोजी धातु है? तो पोटेशियम है। कौन त्रिसंयोजी धातु है फिटकरी के अंदर? तो एल्युमिनियम है। ये ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए बनाने की विधि में लिख देता हूं। तो यहां पर करना क्या, देखिए इसमें सब में जहां पर डॉट लगा है इसको बनाने के समीकरण में यहां पर प्लस आ जाता है। चलिए मैं लिख देता हूं इसको, K2SO4 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस ना प्लस 24H2O। यानी बनाने की विधि इसकी बिल्कुल आसान है। जहां जहां पर ये डॉट लगा हुआ है वहां वहां पर बनाने में आपको जो लेफ्ट साइड में है बाईं ओर, वहां वहां पर आपको प्लस का सिंबल लगाना है बस। और जब उधर बनाएंगे तो जहां पर प्लस लगा वहां डॉट लगा दीजिए बस। डॉट का मतलब इनटू में हो जाएगा, जैसे हो जाएगा K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्रेस और डॉट 24H2O। ये बन गई आपकी फिटकरी यानी पोटास एलम, है ना, पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट, है कि नहीं। तो इस प्रकार से इसके बनाने की समीकरण बिल्कुल आसान है। थोड़ा सा केवल आपको दिमाग लगाना होगा। K2SO4 प्लस Al2SO4 प्लस 24H2O, यानी इधर वही चीज क्या है? प्लस में लिखी हुई है कि नहीं। पोटेशियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट और वाटर सब प्लस में लिखा हुआ है। यहां पर डॉट यहां पर लग गया है, उसके बाद डॉट यहां पर लग जाएगा, 24H2O बन जाएगा। एक बार थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो पूरी समीकरण आसानी से याद हो जाएगी, है कि नहीं। तो ये हो गया। अब एक आप लोगों से मेरा प्रश्न रहेगा कि फिटकरी किस प्रकार का सॉल्ट है, किस प्रकार का लवण है, ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैंने आपको टाइप ऑफ सॉल्ट पढ़ाए हैं, लवण के प्रकार, तो उसी में फिटकरी भी आई थी। तो फिटकरी किस प्रकार के सॉल्ट का एग्जाम्पल है, किस प्रकार का लवण है, ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा, है ना। तो ये हो जाती है इसके बनाने की विधि। भौतिक गुणों का डिस्कशन आपसे कर लेते। तो भौतिक गुण आपके स्क्रीन पर लगे हुए हैं, आप इनको देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं। नंबर फर्स्ट क्या लिखा हुआ है कि फिटकरी जो होती है वो आपकी रंगहीन होती है, अक्रिस्टलीय है ना। अक्रिस्टलीय यानी अष्टफलकी क्रिस्टल, इसकी जो संरचना होती है वो अष्टफलकी होती है। अष्टफलकी आकृति तो आपने देखी होगी, शायद नहीं देखी है। अष्टफलकी जो आपकी आकृति होती है वो कुछ ऐसी होती है। आपकी अष्टफलकी जो आकृति होती है वो इस टाइप की होती है। ये इसके जैसी कुछ अष्टफलकी
आकृति होती है ना। तो इसके जैसे संरचना क्या होती है कि अष्टफल की होती है, कुछ इसके जैसे स्ट्रक्चर बनाई जाती है इसकी, है ना। तो ये क्या है कि अष्टफल की होती है संरचना में। नंबर उसके बाद अगला क्या कहता है कि इसका जलीय विलयन जल अपघटन के कारण अम्लीय होता है। अब यहां पर क्या है, कहता है कि इसका जो जलीय विलयन है फिटकरी का, वो जल के अपघटन के कारण, है ना, कैसा होता है, एसिडिक होता है, अम्लीय होता है कि नहीं। तो यहाँ पर आप देख भी रहे हैं कि इसके अंदर कौन है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। यहाँ पर देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल है ना, SO4 आया है, तो H2SO4 अगर बन जाएगा तो सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। ठीक, तो इसका विलयन जो होता है अम्लीय होता है। नंबर थर्ड कहता कि फिटकरी जल में विलय एवं एल्कोहल में आविलय होती है, यानी फिटकरी जो आपकी है वो जल में विलय है और एल्कोहल में आविलय है। ठीक, तो इस प्रकार से ये इसके हो जाते हैं भौतिक गुण। ठीक, अब उसके बाद क्या है कि हम इसके रासायनिक गुणों का आपसे डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए फिटकरी है, इसके ज्यादा रासायनिक गुण नहीं मिलते हैं, लेकिन जितने हैं उतने मैं आपको बता देता हूं। तो नंबर फर्स्ट जो रासायनिक गुण है उसको हम देख लेते हैं। ऊष्मा का प्रभाव, यानी ऊष्मा का प्रभाव हीट करने पर, तापमान देने पर, गर्म करने पर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पर भी कि फिटकरी 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर पिघल जाती है तथा 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका संपूर्ण क्रिस्टलन जल निकल जाता है। इस प्रकार एक सफेद रंग का सरंध्र पदार्थ बन जाता है जिसे दुग्ध फिटकरी या जली हुई फिटकरी या बर्न्ट एलम भी लिखा हुआ है इसको कहते हैं। यानी इसको जो है ये एक सफेद कलर का क्या है कि पदार्थ बन जाएगा जब सारा पानी इसके अंदर से निकल जाता है फिटकरी के अंदर से, है ना। तो इसमें जो सफेद पदार्थ बनता है उसे कहते हैं जली हुई फिटकरी, बर्न्ट एलम लिखा हुआ है, दुग्ध फिटकरी भी इसे कहते हैं। ठीक, चलिए तो मैं क्या करता हूं कि इसकी इक्वेशन आपको बता देता हूं। तो यहां पर क्या होगा कि वाटर सारा का सारा हट जाएगा इसके अंदर से। तो यहां पर क्या होगा K2SO4 और डॉट Al2SO4 का होल थ्रेस और प्लस नहीं 24H2, यहाँ पर होगा 24H2, है ना। तो इसके अंदर से क्या करना है कि सारा वाटर रिमूव कर देना, हटा देना है। तो चलिए K2SO4 और डॉट Al2SO4 का होल थ्रेस और प्लस यहां कर देते हैं प्लस 24H2O, इसको हम कहते हैं दुग्ध फिटकरी, है ना, दुग्ध फिटकरी या इसी को कहते हैं जली हुई फिटकरी। ठीक, तो जली हुई फिटकरी ये हो जाएगा, यानी इस दुग्ध फिटकरी को ही जली हुई फिटकरी कहते हैं। जली हुई फिटकरी का मतलब यह है कि उसके अंदर का सारा पानी निकल गया है, अब वो चूर्ण बचा है कि नहीं, तो इसको कहा गया है दुग्ध फिटकरी। ये देखिए K2SO4 Al2SO4 का होल थ्रेस ये साथ में है और प्लस 24H2O क्या है, अलग हो गया, यानी पानी का सारा अलग हो गया, पूरी तरीके से इसको गर्म कर दिया गया है। ठीक, तो इस प्रकार से ये समीकरण आपकी हो जाएगी। सेकंड देखते प्रॉपर्टी जो है नंबर 2, वो कहता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया, NaOH से क्रिया, NaOH से OH। नंबर 2 क्या कहता है कि NaOH से क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो चलिए करवा देते हैं। तो जो आपका एल्युमिनियम सल्फेट है यानी Al2SO4 का होल थ्रेस और प्लस क्या हो जाएगा NaOH। Al2SO4 का होल थ्रेस यानी एल्युमिनियम सल्फेट, यहां से फिटकरी का जो भाग है एल्युमिनियम सल्फेट वो रिएक्शन कर लेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। अब यहां पर क्या होगा, तो ये बन जाएगा आपका सोडियम सल्फेट, यानी ये बन जाएगा सोडियम सल्फेट Na2SO4 और बन जाएगा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का होल थ्रेस, यानी ये दोनों बन जाएंगे, सोडियम सल्फेट बन जाएगा और AlOH का होल थ्रेस एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। तो NaOH से इसका ये वाला पार्ट रिएक्शन करेगा, हालांकि ये रिएक्शन लंबी है ना, लेकिन आप इसको ऐसे भी डायरेक्ट ये लिख सकते हैं। तो बस इसके यही दो रासायनिक गुण होते हैं, अगर ये बैलेंस नहीं है तो इसको बैलेंस करना आपका काम है, इसको करिएगा, है ना। ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बन गया और ये रिएक्शन इसकी हो गई। तो यहां पर ये हो जाते हैं रासायनिक गुण फिटकरी के, दो से ज्यादा रासायनिक गुण फिटकरी के नहीं है।
ठीक, ये याद रखिएगा। अब चलिए यहाँ पर देख लेते हैं फिटकरी के उपयोगों के विषय में। तो देखिए स्क्रीन पर आपके लिखे हुए हैं उपयोग क्या क्या है, वो मैं आपको बता देता हूँ। कि नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है कि रक्त के बहाव को रोकने के लिए, यानी रक्त के स्कंदन में फिटकरी का उपयोग होता है ना। जब आप जानते हैं कि नाई वगैरह के वहां जब कट जाते हैं, है ना, तो क्या करता है वो फिटकरी लगा देता है, तुरंत वहां से क्या होता है कि रक्त का निकलना बंद हो जाता है, खून का निकलना बंद हो जाता है। तो रक्त का कोगुलेशन कर देती है स्कंदन, है ना, उसका थक्का बना देती है, उसको जमा देती है, बहने से बंद कर देती है। ठीक, नंबर 2 क्या कहता है कि कपड़े की रंगाई और छपाई में इसका प्रयोग होता है, यानी कपड़ों की रंगाई और छपाई में फिटकरी का उपयोग होता है। नंबर 3 कहता है कि चमड़ा पकाने में, है ना, चमड़ा पकाने में भी फिटकरी का प्रयोग होता है, यानी चमड़ा उद्योग में फिटकरी का प्रयोग होता है। नंबर 4 कागज को चिकना करने में, यानी कागज निर्माण में या कागज को चिकना करने में भी इसका प्रयोग होता है। नंबर 5 कहता है कि जल को साफ करने में, कीटाणुनाशक तो है ना, जल को शुद्धिकरण के लिए, तो फिटकरी का उपयोग जल को साफ करने में यानी जल को शुद्ध करने में भी किया जाता है कि नहीं। तो इस प्रकार से ये हो जाती है हमारी फिटकरी यानी पोटास एलम। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपसे डिस्कशन कर लेता हूं प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। चलिए देख लेते हैं अगला जो हमारा सॉल्ट है वो है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी इसको कहते हैं, सामने देखिए लिखा हुआ है CaSO4 और हाफ H2O यानी 1.2 और H2O लिखा है। इसका नाम क्या होगा, तो इसका जो रासायनिक नाम होता है वो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, है ना। कैल्शियम सल्फेट CaSO4 पे लिखा है, आधे H2O को कहते हैं हेमीहाइड्रेट। हेमी का मतलब आधा और हाइड्रेट का मतलब वाटर यानी पानी, है ना। तो आधा मॉलिक्यूल किसका है, ये वाटर का है, इसीलिए इसका नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, है कि नहीं। तो चलिए उसके बाद देखिए लिखा हुआ है आगे बनाने की विधि। देखिए बनाने की विधि से पहले एक प्रश्न रहेगा कि जो कैल्शियम सल्फेट है ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस ये किस प्रकार का सॉल्ट है कि नहीं, बताइएगा कमेंट करके। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस शॉर्टकट में कहते हैं POP, है ना, POP प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक, बनाने की विधि देखिए क्या है कि जब कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट CaSO4.2H2O, डाई का मतलब 2, हाइड्रेट का मतलब जल यानी 2H2O, है कि नहीं। तो जब कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, इसको क्या कहते हैं, जिप्सम, है ना, जिप्सम नाम याद रखिएगा, जिप्सम से ही प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण किया जाता है, यानी कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट का नाम क्या है, जिप्सम, है कि नहीं, तो याद रखिएगा। तो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट जिप्सम को 120 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं, तो निर्जलीकरण के द्वारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। यानी यहां पर लिख देंगे कि जब जिप्सम है आपका, इसको 120 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म कर देते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण हो जाता है, यानी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट प्राप्त हो जाएगा। कैसे होगा, चलिए देख लेते हैं इसको। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट CaSO4 ये लिख लिया है और लगा दिया यहां पर डॉट, कितना 2H2O, ये है आपका जिप्सम, है ना, यानी जिप्सम का मतलब है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट यानी जिप्सम है, जिप्सम को 120 डिग्री पर गर्म कर देंगे तो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। तो चलिए इसको गर्म कर देते हैं 120 पर, तो ये 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा। CaSO4 और डॉट हाफ H2O, ये हो गया आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी POP, पूरा नाम आप लिख लीजिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक, उसके बाद बचा क्या इसमें, तो बचेगा आपका 3/2 H2O। 3/2 का मतलब ये 1.5 है, 1.5 ये है, आधा ये है, तो कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पर वाटर कितना है 2, तो दोनों तरफ समीकरण क्या है, बैलेंस है कि नहीं। ये हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस, आधा यहाँ है, 3/2 का मतलब कितना होगा, 3 को 2 से भाग करेंगे 1.5 आएगा, तो 1.5 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ लिखा है, आधा यहाँ लिखा है, तो 1.5 और आधा कितना हो जाएगा 2। तो इस प्रकार से यहाँ पर 2 है तो 2 क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, है कि नहीं, ये हो जाएगा। इसके बाद क्या है आपका कि इसके भौतिक गुण, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं भौतिक गुण का डिस्कशन आपसे करता हूं। तो ये डिस्कशन कर लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज का यानी भौतिक गुणों का। देखिए यहाँ पर लिखे हुए हैं भौतिक गुण, फिर नंबर फर्स्ट लिखा कि यह सफेद रंग का
चूर्ण होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है कि सफेद रंग का एक चूर्ण होता है, पाउडर होता है। नंबर सेकंड लिखा हुआ कि जल में अल्प विलेय है, यानी जल में क्या है, ये अल्प विलेय है, सेमी डिजॉल्वर है ना, यानी पूरी तरीके से उसमें डिजॉल्व नहीं होता है पानी के अंदर, है ना। तो सेकंड नंबर ये हो गया। नंबर थर्ड कहता है कि जल के संपर्क में आकर जम जाता है, यानी जल के संपर्क में आने से क्या होता है कि ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है आपका, ये जम जाता है, सॉलिड के रूप में बदल जाता है कि नहीं। तो ये हो गए इसकी भौतिक गुण। चलिए रासायनिक गुणों का डिस्कशन कर लेते हैं। रासायनिक गुण, है ना। अब देखिए रासायनिक गुण में पहला क्या होगा, तो जो पहला है इसका रासायनिक गुण वो है गर्म करने पर ऊष्मा का प्रभाव। नंबर फर्स्ट क्या है कि गर्म करने पर क्या होगा, तो गर्म करने पर जो आपका होगा, इसके अंदर से वाटर के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो गायब हो जाएंगे, है कि नहीं। चलिए लिख लेते हैं, जैसे कैल्शियम सल्फेट और डॉट लगा है हेमीहाइड्रेट यानी ½ और देखिए गर्म करने में टेम्परेचर क्या है कि अगर इसको गर्म करेंगे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को, तो यहां पर क्या होगा, टेम्परेचर जो होगा वो 120 डिग्री से ज्यादा होता है ना, यानी टेम्परेचर होगा 120 से ज्यादा। इसी तरह टेम्परेचर पर होगा क्या कि ये कैल्शियम सल्फेट और वाटर में डिसोसिएट हो जाएगा, टूट जाएगा। कैसे, CaSO4 और प्लस ½ तो रिएक्शन कुछ मुश्किल नहीं है, इधर लिखा है डॉट में ½ और इधर हो गया प्लस में ½ यानी कैल्शियम सल्फेट बन गया और वाटर बन गया। ठीक, तो पहली जो आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज है वो है कि गर्म करने पर क्या होगा, गर्म करने पर ये कैल्शियम सल्फेट बनाएगा और वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा इसके अंदर से निकल जाएगा। ठीक, सेकंड देख लेते हैं नंबर 2, है ना। नंबर 2 इसकी प्रॉपर्टी जो है वो है वाटर से रिएक्शन यानी जल से क्रिया। तो नंबर 2 जो प्रॉपर्टी है वो है जल से क्रिया। तो चलिए जल से क्रिया को देख लेते हैं, यानी जल से क्रिया। अब देखिए इसकी वाटर के साथ रिएक्शन करवा देंगे, तो वाटर के साथ रिएक्शन करने पर ये जिप्सम का निर्माण करता है, यानी आपका जो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है उसका फॉर्मेशन करता है। चलिए इसको लिख देते हैं, जैसे कैल्शियम सल्फेट डॉट ½ यहां पर हो जाएगा H2O और यहां पर कितना है 3/2 H2O, है ना। ये क्या बनाएगा, जिप्सम बनाएगा, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट CaSO4 और डॉट हो जाएगा 2H2O, यानी ये हो गया जिप्सम का निर्माण। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट क्या है, जिप्सम है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्शन करके ये बना लेगा। अभी आपने इसको बनाने की जो विधि लिखी थी उसी समीकरण को पलट करके लिख दीजिए, इसका एक रासायनिक गुण हो जाएगा कि जल से क्रिया होने पर क्या होता है। ठीक, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के क्या हो जाते हैं, ये आपके हो जाते हैं 2 रासायनिक गुण, है कि नहीं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपसे डिस्कशन कर लेता हूं इसके उपयोग के विषय में। देखिए इसके जो उपयोग है वो इसका अंतिम टॉपिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। इसके बाद क्या होगा कि ये चैप्टर आपका पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगा। इसमें जितने भी सॉल्ट दिए थे मैंने आपको सारे सॉल्ट करवा दिए हैं, ढंग से पढ़िएगा अच्छे से, है ना। पता नहीं कौन सा सॉल्ट आपके एग्जाम में देखने को मिल जाए। ठीक, चलिए देखते हैं उपयोग के बारे में। नंबर फर्स्ट देखिए लिखा हुआ है कि टूटी हुई हड्डी पर प्लास्टर चढ़ाने में, यानी आप देखते हैं कि जो चिकित्सा जगत में क्या होता है कि जब हड्डी वगैरह टूट जाती है, फ्रैक्चर हो जाती है, तो डॉक्टर साहब क्या करते हैं उसमें प्लास्टर चढ़ा देते हैं। तो वो जो प्लास्टर का निर्माण किया जाता है वो कहां से होता है, वो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस ही है, हाँ, उसी का प्लास्टर चढ़ाया जाता है। आप देखते हैं कि वो सूखने के बाद कितना मजबूत हो जाता है कि नहीं, बिल्कुल लोहे के जैसा हो जाता है। तो उसमें क्या है कि यही प्लास्टर ऑफ पेरिस का वो प्लास्टर बना करके चढ़ा दिया जाता है ना। जिस अंग में भी जो हड्डी वगैरह टूटी हुई होती है उस पर इसको चढ़ा दिया जाता है ना, तो काफी मजबूत होता है। तो नंबर फर्स्ट आपका ये होता है कि चिकित्सा उद्योग में वहां पर प्रयोग इसका होता है। सेकंड नंबर देखिएगा, नंबर 2 है कि दीवार की पुताई करने में। आपने सुना होगा कि पुट्टी का नाम, है ना, जो दीवार वगैरह पर लगवाते हैं, घर में करवाते हैं, है ना। तो वो क्या है, वो भी आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, जिसकी पुट्टी करवाई जाती है, घर में लगवाई जाती है ना। तो ये हो गया। नंबर थर्ड क्या है कि मूर्तियां अथवा खिलौने बनाने में। देखिए मूर्तियां जो आपकी बाजार में मिट्टी की मिलती हैं, है ना, जो काफी मजबूत होती हैं, उनके निर्माण में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग वहां पर आपको देखने को मिलता है, इसका उपयोग वहां पर होता है। ठीक, अगला देखिएगा नंबर 4, कहता है कि इसका जो उपयोग है वो दंत चिकित्सा में होता है।
दंत चिकित्सा में कहाँ होता है? तो जैसे आपने देखा होगा कि बहुत लोगों के दांत टूट जाते हैं तो उसमें अंदर मसाला भरवाते हैं दांत के अंदर, है कि नहीं? तो वो मसाला क्या होता है? वो मसाला होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, है कि नहीं? प्लास्टर ऑफ पेरिस को मिला करके उस मसाले का निर्माण किया जाता है, तो दांत के अंदर भरने में उपयोग किया जाता है कि नहीं? तो वहां पर इसका प्रयोग होता है। उसके बाद नंबर 5 जो कहता है कि जिप्सम के निर्माण में, तो जिप्सम का निर्माण कैसे होता है? मैंने अभी आपको दिखाया था कि जब प्लास्टर ऑफ पेरिस की क्रिया वाटर के साथ होती है तो जिप्सम का निर्माण हो जाता है कि नहीं? तो इस प्रकार से ये हो जाते हैं हमारे ऑफ पेरिस के उपयोग। तो यहां तक क्या हुआ कि आपका जो चैप्टर था अम्ल, क्षार और लवण, आज वो चैप्टर आपका पूरी तरीके से एंड हो गया है, समाप्त हो गया है, खत्म हो गया है ना? इसके बाद हम जब आपसे मिलेंगे तो इसकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज पर आपसे बात करेंगे, है ना? उसमें आप भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिएगा सॉल्व करने के, अगर नहीं हो पाते हैं तो बताइएगा, है ना? तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करते रहिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।